चलिए आज समझते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को। यहां लड़कों को एक डाउट रहता है कि जो F बराबर ma फॉर्मूला है वो न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो फॉर्मूला कब कब वैलिड होगा उस पर भी मैं आपसे चर्चाएं करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये होता है F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या मैं इसको डी पी अपॉन डी टी भी लिख सकता हूं। डेल्टा एक बहुत बड़े चेंज के लिए लिखा जाता है और डी एक स्मॉल चेंज के लिए लिखा जाता है। यानी जब मोमेंटम में बहुत बड़ा चेंज हो रहा हो तो मैंने डेल्टा पी लिख दिया, और जब मोमेंटम में कम चेंज हो रहा हो उसे डीपी लिख दिया। जैसे अगर मान के चलिए मैं एक्स बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट है, मैंने डेल्टा एक्स लिख दिया तो डिस्प्लेसमेंट में बहुत बड़ा चेंज, विस्थापन में बहुत बड़ा परिवर्तन। लेकिन ठीक वैसे मैंने डी एक्स लिख दिया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में बहुत छोटा चेंज, स्मॉल चेंज। क्लियर? अब देखो ये जो डीपी अपॉन डी लिखा हुआ है या फिर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, यानी संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। यही आपका फोर्स कहलाता है। जैसे मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा कि I बराबर Q अपॉन टी, ये करके, तो इसे हम बोलते क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। ठीक वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। ये चीज ध्यान रखना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही फोर्स कहलाता है, और यही आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है। मतलब F बराबर ma न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है, फिर क्या है उस पर मैं आपसे भी चर्चाएं करूंगा। ये सिर्फ यही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, इसी को फोर्स कहा जाता है। टाइम के हिसाब से मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है उसे फोर्स कहते हैं। देखो P लीनियर मोमेंटम होता है, रेखीय संवेग, इसका फॉर्मूला mb होता है, और इसकी यूनिट मास की kg और v की मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है, और डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा mlt-1। अब देखो जो हमारे पास फॉर्मूला है F बराबर ma, ये तो हमें क्लियर हो चुका। ये जो फॉर्मूला है ये सेकंड लॉ नहीं है, सेकंड लॉ तो हमारे पास क्लियर है, वो ये है dp अपॉन dt लिख दो या फिर डेल्टा p अपॉन डेल्टा t लिख दो, ये है। तो इतना क्लियर है। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये लॉ नहीं है सेकंड, ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पर लागू होता है। मतलब ये हमेशा लागू नहीं होता, ये हमेशा अप्लाई नहीं होता, इसकी भी एक कंडीशन है। अब वो कौन सी कंडीशन है जिस पर वैलिड होगा वो हम समझते हैं। देखो आपके पास ये बॉल है, जो येलो कलर में दिखाई दे रही है, एक बॉल है, एक बॉडी है, मान लो इसका मास m है। अब ये रुकी हुई है रेस्ट में, मैंने इसमें फोर्स लगाया तो इसके पास एक वेलोसिटी आई u, तो मैं बोल दूंगा इसके पास मोमेंटम आया होगा, कितना मोमेंटम हुआ, mu। क्लियर? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mb, तो यहां पर जो वेलोसिटी आई u। अब मैंने और फोर्स लगाया तो इसमें वेलोसिटी में चेंज आ गया, u की जगह v हो गया, तो अब मोमेंटम कितना आ जाएगा, p बराबर mb। मास तो वही रहेगा, मान के चलो 5 kg की बॉल है, तो ये भी मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो सेम रहेगा उस बॉल का। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा आई है कि मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो आप क्या लिखोगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T, तो फाइनल मोमेंटम mb, इनिशियल क्या हो जाएगा mu, तो mb माइनस mu। अब m जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, v माइनस u अपॉन t, और v माइनस u अपॉन t बच्चे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, F बराबर ma। अब बताइए फॉर्मूला लगा कब, जब मैंने इस m को क्या माना, कांस्टेंट माना। क्या ये मास कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है, एग्जैक्ट मास कांस्टेंट है, तभी हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया F बराबर ma। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका m कांस्टेंट होगा। मैं आपको इसको दूसरे तरीके से भी समझाता हूं, जरा ध्यान से समझो। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है F बराबर dp अपॉन dt, न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब यहां दो कंडीशन बन सकती हैं, एक तो ये बन सकती है कि जब मास कांस्टेंट हो, दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि मास कांस्टेंट ना हो। मतलब ऐसी कंडीशन, मास इज नॉट कांस्टेंट, मास मतलब मास बदल रहा हो, वेरिएबल हो, चेंज हो रहा हो। तो जब मास कांस्टेंट होगा तो मैं डिफरेंशिएशन की फॉर्म से आपको समझा देता हूं। देखो F बराबर dp अपॉन dt, क्या मैं P की जगह m भी पुट कर सकता हूं, और मैंने मान लिया है कि m क्या है, कांस्टेंट है, m क्या है, कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट को कहां रख लेते हैं, बाहर, अंदर क्या बचा, dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है ma, ये तभी वैलिड है जब मैंने इस m को क्या माना, कांस्टेंट माना। अगर मैं इसको कांस्टेंट नहीं मानता हूं तो क्या फोर्स का फॉर्मूला बदल जाएगा, जरा देखते हैं। अगर जरा देखें m को आप कांस्टेंट मत मानो, ठीक है, तो अब आप कांस्टेंट नहीं मानोगे तो बाहर नहीं आएगा। अब अंदर इसका डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट फंक्शन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dv अपॉन dt प्लस सेकंड फंक्शन फिर डिफरेंशिएशन ऑफ m,
dm/dt। तो फोर्स का फॉर्मूला ये लगेगा, लेकिन 99.99% या मैं बोलूं 100% हमारे सिलेबस में ये अप्लाई होता है, मास को कांस्टेंट लेके चलते हैं। इसलिए हम जनरल में जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं, F बराबर ma, और आपने देखा है मास को कांस्टेंट मान के चलते हैं। अगर मास बदलेगा तब ये फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। ऐसा कहां देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। रॉकेट प्रोपल्सन यानी रॉकेट अनुनोदन, जब रॉकेट चलती है उसमें हम इस बात को समझते हैं, इस सेकंड कंडीशन को। जरा देखो कैसे। मान के चलो यार आपके पास ये रॉकेट है, ठीक है, ये रही रॉकेट, और यही आपके इंडियन एयर फोर्स नेवी का क्वेश्चन है। अगर ये रॉकेट है और रॉकेट में क्या है, फ्यूल भरा हुआ है, ये रहा इसमें फ्यूल, ठीक। अब एक बात देखो, इस रॉकेट का मास क्या है, एम है, एम है अब इस रॉकेट का मास, ठीक। अब जब ये रॉकेट चलना स्टार्ट करेगी तो मतलब ऊपर की तरफ v वेग से जाएगी, तो v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट, रॉकेट का वेग है। अब आप एक बात देखो, जब ये रॉकेट चल रही होगी तो ये जो फ्यूल इसमें भरा हुआ है, ये फ्यूल क्या हो रहा होगा, जल रहा होगा, ईंधन इसमें जल रहा होगा। मतलब क्या, जब ईंधन जल रहा होगा तो धीरे धीरे इसका मास कम हो रहा होगा, हाँ है ना, रॉकेट का मास कम हो रहा होगा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मास कम हो रहा होगा, डिक्रीजेस, मास डिक्रीजेस। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ जा रही है तो ईंधन इसमें से कम होता रहा होगा, फ्यूल इसका खर्च हो रहा होगा, और जब फ्यूल खर्च हो रहा होगा तो मास कम हो रहा होगा, और मास जैसे जैसे कम होगा वेलोसिटी बढ़ रही होगी। इतना समझ में आ रहा है, मास जैसे जैसे कम होगा वेलोसिटी बच्चे क्या है, बढ़ रही होगी, ठीक है। मतलब शुरुआत में जो वेलोसिटी और बाद में जो वेलोसिटी रही होगी एक टाइम बाद वो बढ़ गई होगी, क्योंकि मास कम हो गया। और हम सबने पढ़ा है कि जो मोमेंटम का फॉर्मूला है वो क्या है, P बराबर mv, यही तो फॉर्मूला है। और मुझे यहां से पता लग रहा है कि जो मास है वो घट रहा है और वेग बढ़ रहा है। अगर ऐसा हो, जब एक चीज घट रही हो और साथ के साथ दूसरी बढ़ रही हो, तो हमेशा जो सामने वाला है वो कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। ये क्या रहता है, कांस्टेंट। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहां से देना चाहता हूं। मान के चलो किसी बॉल को मैंने ऊपर से नीचे ड्रॉप करा, ऊपर से नीचे छोड़ा, ये एनडीए का क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे छोड़ा। अगर मैं बॉल ऊपर से नीचे आएगी इस पॉइंट पर, आप देख रहे हो कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ रही है, ऊपर से नीचे आने पर वेलोसिटी बढ़ती है। यार कॉमन एग्जांपल है, अगर मान के चलो किसी टावर से एक छोटा सा पत्थर आपके सर पर फेंका जाए किसी टावर की ऊंचाई से, और एक बहुत कम ऊंचाई से फेंका जाए, तो टावर की ऊंचाई से फेंक रहे हो ना, पार हो जाएगा आपके अंदर से, लेकिन कम ऊंचाई से फेंक रहे हो उतनी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जितना ऊपर से आप फेंक रहे हो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो ऊपर से नीचे आने पर वेलोसिटी बढ़ती है। अब बढ़ती है तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी बढ़ेगी, बोलो हाँ के ना। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर साथ की साथ पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है बच्चे, घटेगी। ठीक वैसे जैसे जैसे नीचे आता जाएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। मतलब एक चीज बढ़ रही है और साथ के साथ एक चीज घट रही है। ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और हमें पता लग रहा है यहां से कि ऊपर से नीचे आने पर काइनेटिक बढ़ रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, तो एक घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में सामने वाला हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब हर पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक वैसे ही आपको ये समझना है कि एक चीज घट रही है और साथ के साथ जब दूसरी बढ़ रही है तो हमेशा सामने वाला कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, नियत रहता है, संरक्षित रहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो रॉकेट है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ध्यान समझना, रॉकेट किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये इसका प्रिंसिपल है, लीनियर मोमेंटम। इस सिद्धांत पर एक काम करती है, ये प्रिंसिपल है इसका। ठीक, तो रेखीय संवेग संरक्षण के, ठीक है, नियम पर आधारित है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये तो हमें पता लगा कि इसका प्रिंसिपल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए ये किस लॉ पर काम करती है, किस लॉ पर काम करेगी, न्यूटन के थर्ड लॉ पर। कैसे, जरा देखो बच्चे, होगा क्या, ये जो इसका फ्यूल है ये हवा पर क्या लगाएगा, नीचे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, हवा पर। भाई हवा पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स बोले तो एक्शन, क्रिया करेगा, तो ये एक्शन लगाएगा। तो हवा ऊपर क्या लगाएगी, रिएक्शन। जैसे ही ये जो फ्यूल है जो जल रहा होगा नीचे, हवा पर एक्शन लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो हवा तुरंत क्या लगाएगी ऊपर, रिएक्शन। ऊपर क्या लगाएगी, रिएक्शन।
मतलब प्रतिक्रिया। तो एक्शन फ्यूल ने दिया, ऊपर क्या मिला, रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो ध्यान रखना ये बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ, रॉकेट बेस्ड ऑन रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट का अनुनोदन बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं, ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है, लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, रिकॉलिंग ऑफ वेलोसिटी, रिकॉलिंग ऑफ गन। जैसे आपने देखा है जब हम बंदूक चलाते हैं तो पीछे झटका लगता है हमें, यह कंडीशन भी कंजर्वेशन मोमेंटम पर बेस्ड है। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको कंजर्वेशन मोमेंटम को कंप्लीटली डिफाइन करूंगा और किस तरीके के क्वेश्चंस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बनते हैं। और बहुत जरूरी है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर न्यूमेरिकल लगाना, एग्जाम में बनते हैं, वहां से दो कंडीशन बनती हैं। हमें यह पता होना चाहिए कंजर्वेशन मोमेंटम कब वैलिड होगा। बम वाले क्वेश्चन आपने लगाए होंगे, बम फट जाता है, कोई एक बम है उसका मास ये एक डायरेक्शन में गया, फटने के बाद एक इस डायरेक्शन में गया, तो कंजर्वेशन मोमेंटम पर इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं और आपके एग्जाम में आए होंगे, आते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में, जो इसके बाद नेक्स्ट सेशन आएगा, उसके अंदर मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर क्वेश्चन लगवाऊंगा और बताऊंगा कि कंजर्वेशन मोमेंटम कब वैलिड होगा और कब वैलिड नहीं होगा और कहां वो क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल सकता है। ठीक है।